I welcome you to the other segment of interview which is associated on OCD, which is obsessive compulsive disorder. Today I have with me Dr. Rahul Yadav, who is a psychiatrist, who is going to tell us about OCD and how it is getting treated, and what are we going to use to treat OCD. So थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम. सो OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इट इज़ अ सीवियर क्रॉनिक साइकेट्रिक इलनेस, यानी कि लंबी चलने वाली गंभीर मानसिक बीमारी है. जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ऑब्सेशंस होते हैं बार बार लगातार आने वाले विचार जो कि पेशेंट्स को परेशान करते हैं, जिसके कि पेशेंट जो है कंट्रोल करना चाहता है पर कंट्रोल कर नहीं पाता है, रोकने की कोशिश करता है, रोक नहीं पाता है, तो उन विचारों की वजह से उसको डिस्ट्रेस होता है, परेशानी होती है. ये जो विचार होते हैं वो पेशेंट्स के अंदर में एंजाइटी यानी कि घबराहट के लक्षण लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बेचैनी, दिल की धड़कन बढ़ना, हाथ पैरों में कंपन होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, इस प्रकार के लक्षण शुरू हो जाते हैं. अब इन विचारों के ऊपर में जब मरीज़ कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ व्यवहारों को रिपीट करने लग जाता है, जिनको कि कंपल्शंस कहा जाता है. OCD के कई प्रकार होते हैं. OCD के सबसे कॉमन प्रकार होता है कंटेमिनेशन OCD. कंटेमिनेशन OCD के अंदर में मरीज़ को बार बार ये विचार आते हैं कि मेरे को गंदगी हो गई है, मेरे को बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मैंने इस चीज़ को छू लिया तो छूने की वजह से मेरे को जर्म्स ने कंटेमिनेट कर दिया है. अब उसकी वजह से उनको बेचैनी होने लगती है और वो बार बार से व्यवहार दोहराने लगते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, नहाने के अंदर में बहुत लंबा समय लेना, बार बार बर्तन धोना या फिर बार बार कपड़े धोना. सो आप सर हमें कुछ सिम्टम्स बता सकते हैं OCD के, कि आपको मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि OCD है अगर किसी पेशेंट को तो? OCD के कई प्रकार हो सकते हैं और जिस प्रकार की OCD होती है उस प्रकार के लक्षण आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, सबसे कॉमन प्रकार की OCD होती है कंटेमिनेशन OCD. कंटेमिनेशन OCD के अलावा दूसरी जो कॉमन OCD होती है वो होती है चेकिंग वाली, जिसमें कि मरीज़ को बार बार डाउट होते हैं. डाउट क्या होते हैं कि मैंने गैस को बंद किया या नहीं किया, मैंने गेट को बंद किया या नहीं किया, गाड़ी को लॉक किया या नहीं लॉक किया. उसके लिए मरीज़ बार बार से जाके उनको चेक करके आता है. घर पे रहेंगे तो गैस के लिए, स्विचेस के लिए, डोर के लिए उनको डाउट्स रहते हैं, उनको बार बार जाके चेक करते हुए रहते हैं. कभी बहाना बना करके जाते हैं, कभी डायरेक्टली चेक करने के लिए जाते हैं. उसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, ढेर सारा समय उसके अंदर में व्यतीत होता है. बाहर जाते हैं तो ये डाउट चलता हुआ रहता है, मैंने घर का डोर लॉक किया था या नहीं किया था. बार बार लिफ्ट से ऊपर जा कर के चेक करके आएंगे, फिर भी डाउट उनको बाहर से वापस से आएगा. तो उसके अंदर में मरीज़ का ढेर सारा समय जाता है, उनको ढेर सारा डिस्ट्रेस होता है. इसके अलावा OCD के और प्रकार होते हैं, जैसे कि रिलीजियस OCD, भगवान को लेकर के खराब विचार आना, सेक्सुअल विचार आना, सेक्सुअल OCD के अंदर में होर्डिंग के अंदर में चीज़ों को एकत्रित करना, जिन चीज़ों की मेरे को ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को भी एकत्रित करना और घर पे इकट्ठा करके रखना. एग्जाम्पल के तौर पे न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, हमारा जो वेस्ट रहता है जिसको कि हम निकाल देते हैं, उन सभी चीज़ों को वो लोग होर्ड करके रखते हैं. उनके मन में ये विचार रहता है, ये डाउट रहता है कि कभी मेरे को इस चीज़ की फ्यूचर में ज़रूरत तो नहीं पड़ जाएगी. एक प्रकार की OCD होती है सिमेट्री वाली, जिसमें कि मरीज़ को चाहिए होता है कि हर एक चीज़ प्रॉपरली अलाइंड हो, हर एक चीज़ बराबर से जची हुई हो, और उन सारी चीज़ों को करेक्ट करने के अंदर में वो अपना ढेर सारा समय व्यतीत करते हुए रहते हैं. उनकी रखी हुई और जचाई हुई चीज़ों को कोई आकर के छेड़ता है तो उस चीज़ की वजह से उनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन और घबराहट के लक्षण आते हैं. सर आप हमें बता सकते हैं कि क्या एडवांस ट्रीटमेंट इसके लिए किया गया है इंडिया में? जैसे मैंने बताया, OCD एक गंभीर मानसिक बीमारी होती है. इंडिया की बात करें तो 2 से 3% लोगों को OCD परेशान करती है. ढेर सारे लोगों को OCD के बारे में मालूम नहीं है तो वो उसका इलाज लेने के लिए जा नहीं पाते हैं.
सो जो ओसीडी का इलाज होता है, जैसे बीमारी की गंभीरता है वैसे ही इलाज को भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत होती है, लगातार लेने की ज़रूरत होती है। इलाज में कई पद्धतियाँ होती हैं, कुछ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं। सो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स में ओसीडी के अंदर में 2 प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला दवाइयों के थ्रू, दवाइयाँ जो होती है SSRI सबसे कॉमनली यूज़ होती हैं, उनके साथ में विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ और चलाई जा सकती हैं। जो दवाइयाँ होती है अपना असर दिखाने के लिए महीने भर से लेकर के 2 से 3 महीने तक भी ले सकती हैं, और वो कम से कम 2 से 3 साल तक के लिए चलती हैं। दवाइयों के साथ में पेशेंट को साइकोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। जो सबसे कॉमनली यूज्ड साइकोथेरेपी ओसीडी में होती है वो होती है ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। उसके अंदर में पेशेंट को उसके ऑब्सेशंस को कंट्रोल करने के लिए मदद की जाती है, उसकी वजह से होने वाली घबराहट के ऊपर काम किया जाता है, और जो उसको ढेर सारे कंपल्शंस में समय व्यतीत करना होता है उसके अंदर में कंट्रोल लाने के लिए सिखाया जाता है। जो साइकोथेरेपी के सेशंस रहते हैं हफ्ते में 2 बार से लेकर के महीने में 2 बार तक शिफ्ट हो जाते हैं। कम से कम 16 से 20 सेशंस रिकमेंडेड होते हैं, जिसमें कि पेशेंट को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। ओसीडी में दवाइयाँ और थेरेपी जो होती है अगर साथ में चलाई जाए तो सबसे बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद होती है। अभी क्या होता है, ओसीडी की गंभीरता इतनी हो जाती है काफ़ी दफ़ा कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से इलाज नहीं मिल पाता है। सो रीसेंट एडवांसमेंट के अंदर में RTMS या डीप TMS का आया है। ये पद्धति 20 सालों से ट्रायल के अंदर में चल रही थी, और पिछले कुछ सालों से FDA से इसके लिए विभिन्न बीमारियों के लिए अप्रूवल आना शुरू हुआ है, जैसे कि डिप्रेशन, टोबैको की सिजेशन और OCD के लिए। OCD के लिए FDA से अप्रूवल आने के बाद में पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है डीप TMS से। इसका क्या रिजल्ट रहा है लाइक ऑन अक्रॉस इंडिया, और आप कुछ ऐसे केस स्टडी या स्मॉल स्टोरी बता सकते हैं जो पेशेंट के तहत कुछ हुआ हो? डीप TMS या फिर डीप RTMS, इसमें क्या होता है, बार बार हमारे ब्रेन को रिपीटेडली मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू स्टिमुलेट किया जाता है। जो पाथवे हमारे ब्रेन के अंदर में केमिकल्स को सही से नहीं बना पा रहे हैं, उन पाथवेज को स्टिमुलेट किया जाता है मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, और उसके थ्रू वो केमिकल्स वापस से बनाने लगते हैं। अब जो डीप TMS होता है उसके रेगुलर सेशंस चलते हैं। OCD के सेशन की बात करूं तो एक सेशन 17 से 18 मिनट का होता है, और हफ्ते के अंदर में 5 सेशन चलते हैं। ये जो सेशंस होते हैं फिर 4 से 5 हफ्ते तक के लिए पेशेंट के चलते हैं। ये जो डीप TMS रहता है दवाइयों और थेरेपी के साथ में दी जाने वाली पद्धति है। इसके अंदर में जिन पेशेंट्स को दवाइयों के थ्रू पार्शियल रिस्पॉन्स आ रहा था या फिर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये जो ट्रीटमेंट के अंदर में रिस्पॉन्सेज आते हैं वो 66% पेशेंट्स के अंदर में रिस्पॉन्सेज के आने के चांसेस अच्छे रहते हैं जो कि डीप TMS को रेगुलरली लेते हैं। ये मल्टीपल स्टडीज़ में देखा गया है, मल्टीपल केस स्टडीज़ आई हुई हैं इसको लेकर के, जिसमें कि पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट मिला है। जो डीप TMS है बड़ा ही सेफ और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। पेशेंट का ज़्यादा समय नहीं लगता, कोई इन्वेजन नहीं होता, पेशेंट को हल्के फुल्के डिस्कम्फर्ट के अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट के चांसेस नहीं रहते। डीप TMS में जब हमारे पास में मरीज़ आता है तो उसकी हम प्रॉपर चेकलिस्ट लगाते हैं। चेकलिस्ट में देखते हैं कि डीप TMS के लिए मरीज़ को कोई परेशानी तो नहीं होगी। उसके बाद ही ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट किया जाता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। हर एक व्यक्ति जो कि MRI करा सकता है डीप TMS करा सकता है। हर एक व्यक्ति जिसको कि OCD के अंदर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सालों से इलाज चल रहा है पर उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसको डीप TMS को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो आप रिकमेंडेशन देते हैं कि डीप TMS को आगे बढ़ाना चाहिए? जी ठीक है, तो विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड of this session and on the segment or interview on OCD. Thanks Dr. Rahul for joining us and sharing your experience on OCD, and thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.